हेलो ऑल ऑफ यू। चलो अपन आगे चलते हैं। कल हमने 5A तक देखा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। आज 5B से शुरू करते हैं। और 5B जो है ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या दिया है कि अगर एक पर्सन है जिसके पास ज़मीन है, लैंड है, और वो ये लैंड के डेवलपमेंट राइट्स बिल्डर को देता है, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं, ठीक है, बिल्डर को देता है, या फिर उसके पास FSI अवेलेबल है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो एक बिल्डर को हैंड ओवर करता है प्रमोटर को यूज़ करने के लिए। फ्लोर स्पेस इंडेक्स आप बेच सकते हो। तो ये दोनों पे जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है, जो इसको ले रहा है, सर्विस को ले रहा है, एंड ही इज़ पेइंग प्राइस फॉर दैट, तो उसको हम टैक्स लगाएंगे। किसको लगाएंगे? प्रमोटर को। सिंपल। तो देखो उसमें लिखा है सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। डेवलपमेंट राइट्स है, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI जो होता है। जिस मेरे पास ज़मीन है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन मेरे पास FSI अवेलेबल है 50,000 स्क्वायर फीट, मैंने सिर्फ 20,000 यूज़ किया है, तो जो 30,000 बचा हुआ है ये मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहा, तो मेरा पूरा ही जो FSI बचा हुआ है वो भी मैं बेच सकता हूँ। तो या तो मैं फुल FSI बेचूँ या एडिशनल FSI जो अवेलेबल है वो बेचूँ, दोनों भी टैक्सेबल है। और इसमें टैक्स भरना किसको पड़ेगा? प्रमोटर को, जो कि एक्चुअल में रिसीवर है। ओके, फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। सिंपल। और इसी लाइंस पे 5C भी है। 5C में लीज है। तो तीन तरह की चीज़ें हैं। एक है जहाँ पर मैं डेवलपमेंट राइट, मेरा लैंड है, मैंने किसी को बिल्डर को पकड़ा, मैंने बोला कि यार तुम इस पर कंस्ट्रक्शन करो, मेरे डेवलपमेंट राइट्स में तुमको देता हूँ। तो वहाँ लैंड मेरी होती है, और जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है, वो उस पर कंस्ट्रक्शन करता है, और फिर उसको बाद में हम बेचते हैं। तो वो एक है। दूसरा होता है जहाँ मैं आपको FSI बेच दूंगा, मैं ज़मीन नहीं दूंगा, मेरा जो एडिशनल FSI है वो मैं आपको बेच दूंगा। यह हो सकता है कि मेरा ही कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग मैंने बना के रखा है, लेकिन कुछ FSI अवेलेबल है, तो वो मैंने आपको बेच दी कि चलो इसके ऊपर तुम कंस्ट्रक्शन कर लो 4 फ्लोर, मेरे पास FSI अवेलेबल है। वो भी हो सकता है। FSI सेल एक है, डेवलपमेंट राइट्स एक है FSI, और तीसरा है लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। तो वो ये है 5C के अंदर, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड ऑफ 30 ईयर्स और मोर, 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए अपन लीज पे देंगे, बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट। तो इसमें एक कंसिडरेशन अपफ्रंट अमाउंट का होता है, जिसको हम प्रीमियम या सलामी वगैरह कहते हैं, जो एक लमसम होता है। जैसे मेरे पास ज़मीन है और मैंने आपको लीज पे दिया, तो पहले तो मैं आपसे 100 करोड़ ले लूँगा, और फिर उसके बाद 10 लाख रुपए पर महीना भी लूँगा। बहुत बड़ी ज़मीन है, अराउंड 50 एकर्स ऑफ लैंड, जो मैं आपको दूंगा कंस्ट्रक्शन के लिए, लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, 50 साल का लीज। तो एक तो अपफ्रंट अमाउंट ले लेंगे, और एक अपन हर महीने या क्वार्टरली या एनुअली जो है रेंट, वो भी लेते जाएंगे, उसको पीरियोडिकल रेंट कहते हैं। तो देखो, पहला अपफ्रंट अमाउंट लिखा है, कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, जो भी नाम उसको दो, नाम कुछ भी हो, उसको अपफ्रंट अमाउंट कहते हैं, एक लमसम। एंड और पीरियोडिक रेंट। एंड और इसलिए बोला है क्योंकि ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफर करेंगे ना। एक हो सकता है जिसमें सिर्फ अपफ्रंट अमाउंट है, फिर पीरियोडिक रेंट कुछ भी नहीं है। एक ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ पीरियोडिक रेंट है, अपफ्रंट अमाउंट कुछ भी नहीं है। और तीसरा हो सकता है जिसमें दोनों है, अपफ्रंट अमाउंट भी है एंड पीरियोडिक रेंट भी है, इसलिए एंड और। तो एक है अपफ्रंट अमाउंट, एक है पीरियोडिक रेंट, एंड इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन और एनी वन ऑफ देम। तो जो भी है, जिस तरह का भी है, उसमें वही प्रमोटर जो है, जिसको हमने, लैंड ओनर ने जिसको लीज पे दिया है, तो वो प्रमोटर जो है वो टैक्सेबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 6 किसके लिए है? देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट में सेंट्रल स्टेट दोनों आ जाते हैं, तो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी, तीनों कवर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी।
ये सर्विसेज दे रहे हैं। कौन से सर्विसेज? कोई भी सर्विस जो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं, जो अपन बाद में एग्जेम्पशन के चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सर्विसेज कौन से हैं? जो है टैक्सेबल वाले सर्विसेज। तभी तो रिवर्स चार्ज लगाएंगे ना। जो एग्जेम्प्ट है उसको क्या रिवर्स चार्ज लगाना है ना। तो यहाँ सर्विसेज का मतलब वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है और जो टैक्सेबल है। लेकिन फिर उसमें भी बोला है, अच्छा सॉरी, अभी इसमें प्रोवाइडर कौन है? गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी, और किसको दे रहे हैं? तो यहाँ से इसको रिलेट करो। सर्विसेज जो है ये किसको दे रहे हैं अपन? बिजनेस एंटिटी को। कोई भी बिजनेस एंटिटी को अगर ये सर्विस दी जाएगी तो फिर वो बिजनेस एंटिटी जो है वो टैक्सेबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, तो गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है मान लो फारूका क्लासेस को, तो फिर फारूका क्लासेस जो है बीइंग अ बिजनेस एंटिटी, तो हमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कौन से सर्विसेज? गवर्नमेंट के सर्विसेज जो टैक्सेबल है, और वो किसको दे रहे हैं? बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी जो है वो टैक्सेबल होगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूडिंग यानी कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। तो उसमें पहला जो पॉइंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको 6 से एक्सक्लूड किया है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और उसको 5A में इंसर्ट किया है। तो 5A जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में उसमें कवर्ड है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसलिए उसको 6 से फिर एक्सक्लूड किया है, क्योंकि 6 जनरल है ना, एनी सर्विस। लेकिन जो 5A में आ गया तो वो फिर 6 में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको 6 से एक्सक्लूड किया है। दूसरा जो है उसमें 3 सर्विसेज डिफाइंड है, और ये जो तीनों सर्विसेज हैं 1, 2 एंड 3, इस पे टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स पेबल बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इटसेल्फ। ये टैक्सेबल है और इसमें गवर्नमेंट खुद यानी एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर जो है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वही टैक्स पे करेंगे, इसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। तो कौन से है ये 3? देखो, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, पार्सल एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। अब यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा मैं रुक के आपको समझा दूँ कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, पोस्ट ऑफिसेज अपने, वो वैसे तो बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के सिर्फ ये जो 4 सर्विसेज है ये टैक्सेबल होते हैं। याद रखो, पोस्ट ऑफिस के सिर्फ ये जो 4 सर्विस है ये टैक्सेबल है, बाकी उनके कोई भी सर्विस एग्जेम्प्ट है। यस, ये एग्जेम्पशन में अपन जब जाएंगे तो पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्पीड पोस्ट है जिससे आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म्स वगैरह पहले भेजते थे, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट अगर किसी को भेजना है तो, लाइफ इंश्योरेंस जिसमें वो कमीशन चार्ज करते हैं हमसे, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी, कमीशन आई मीन टू से प्रीमियम, सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करते हैं, एंड एजेंसी सर्विसेज। हमारे लिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एजेंसी का काम करेगा, एज अ बिजनेसमैन हमको एजेंट्स की ज़रूरत है, लाइक मनी कलेक्शन एजेंट्स, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अपॉइंट कर देंगे ना, कि हमारे अलग अलग सिटी में सामान जाता है तो वहाँ से लोगों से आप पैसा कलेक्ट करें और हमें दे, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसमें अपना कमीशन काटेगा, तो वो कमीशन के ऊपर GST लगता है। बाकी इसके अलावा तो स्पीड पोस्ट हो गया, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी। इसके अलावा जो इनके सर्विसेज है जैसे कि इनलैंड लेटर, नॉर्मल पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, 2 रुपये 5 रुपये को हम स्टैंप लगाते हैं जिस पे, तो वहाँ पर GST नहीं लगता, इट इज़ टोटली एग्जेम्प्ट। ओके, फिर उसके अलावा, और ये 4 टैक्सेबल है, लेकिन ये 4 में चाहे ये बिजनेस एंटिटी को दे चाहे किसी को भी दे, ये इस पे टैक्स भरेगा कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद भरेगा, द गवर्नमेंट इटसेल्फ विल पे टैक्स। ऑफ कोर्स हमसे कलेक्ट करेगा और पे करेगा।
दूसरा है सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। तो पोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं, उड़ते हैं, तो वहाँ उनसे चार्जेस लिए जाते हैं। लाइक एयरपोर्ट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट और वो इंडिगो से, स्पाइस जेट से, जेट एयरवेज से पैसे लेता है। एक तो अगर प्लेन वहाँ खड़े रहेंगे तो पार्किंग चार्जेस होते हैं, फिर लैंडिंग चार्जेस होते हैं, वहाँ के दूसरे सर्विसेज ये एयरलाइंस जो यूज़ करते हैं उसके चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ओके, नो रिवर्स चार्ज, इट विल बी फॉरवर्ड चार्ज। सिमिलरली वेसल्स इन अ पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे रेलवे से और एयरलाइंस से वगैरह, इंडियन एयरलाइंस वगैरह जो गवर्नमेंट का है, तो वो भी टैक्सेबल है ट्रांसपोर्ट, और उसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जैसे जीटीए में रिवर्स चार्ज है, लेकिन रेलवे से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज है। सिमिलरली पैसेंजर्स, अपन ट्रेन की टिकट कटाते ना, एसी में अगर आप ट्रैवल करो रेलवेज़ में तो उसमें जीएसटी लगता है, लेकिन वो जीएसटी अपने को पे करना पड़ता है कि अलग से जाके? नहीं, गवर्नमेंट खुद पे करता है। इन्हें जो रेलवे डिपार्टमेंट है वही कलेक्ट करेगा हम सबसे, टिकट में लगा के और पे करेगा टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये सब में फॉरवर्ड चार्ज, टैक्स पेबल बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इटसेल्फ, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज। और इनके अलावा कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रहा है और वो टैक्सेबल है तो फिर उसमें रिवर्स चार्ज लगेगा। फिर नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। बहुत सिंपल है ये। डायरेक्टर जो सर्विसेज दे रहा है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, लाइक LIC एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो वो सब बॉडी कॉर्पोरेट्स की डेफिनेशन में आते हैं, ऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको डायरेक्टर फीस जो दी जाती, तो वो डायरेक्टर फीस के ऊपर डायरेक्टर टैक्स पे नहीं करेगा, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को ही टैक्स का पेमेंट करना है। तो कल की बात है, मुझे एक चेक मिला, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन विप्रो का मैं डायरेक्टर हूँ और वहाँ से 6 करोड़ का मेरे को एनुअल फीस मिलता है। तो वो 6 करोड़ पे कौन टैक्स पे करेगा? विप्रो पे करेगा, मुझे नहीं करना। विप्रो विल पे टैक्स, इट विल कम अंडर रिवर्स चार्ज। और फारूका क्लासेस यानी यू एड्यूटेक सॉल्यूशंस जो कंपनी है उसका तो मैं डायरेक्टर हूँ ही, आप सबको मालूम है, फारूका। वहाँ से भी इस साल मुझे फीस मिला है, क्या बताने का, 20,000 रुपये। अरे लॉस मेकिंग कंपनी है ना, विप्रो प्रॉफिट मेकिंग है, अपनी बेचारी यू एड्यूटेक लॉस मेकिंग है। तो खैर जो भी है, 20,000 मिले जो भी मिले, तो उस पर भी तो टैक्स लगेगा ना, GST। कौन पे करेगा? यू एड्यूटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, देन नेक्स्ट है इंश्योरेंस एजेंट्स, जिनको इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है, तो वो अगले नंबर पे है। सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू अ पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस एजेंट एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे ये एजेंट है और यहाँ कोई इंश्योरेंस कंपनी है, लाइक ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC तो है ही अपनी, मैक्स न्यूयॉर्क, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, आप सब जानते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए वहाँ। तो ये जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो अपने एजेंट्स को कमीशन देते हैं, तो वो कमीशन के ऊपर जो GST है वो ये कंपनीज़ को खुद भरना है। इसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, और ऐसे 2-4 पॉइंट है सेम लॉजिक के ऊपर, कि जहाँ पे सर्विस देने वाले लाखों हैं और जिसको सर्विस दे रहे हैं जो रिसिपिएंट है वो एक है, तो गवर्नमेंट ऐसे सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है कि जहाँ लाखों लोग एक आदमी को सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि ये है,
इंश्योरेंस कंपनी अगर हम LIC को पकड़े, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके एजेंट्स कितने हैं पूरे इंडिया में मालूम है आपको? लाखों में है। देर आर मोर देन 4-5 लाख एजेंट, जहाँ तक मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। इतने सारे लोग, ठीक है, एक इंसान को सर्विस दे रहे हैं, इंसान नहीं, एक कंपनी है LIC जिसको सर्विस दे रहे हैं। अब मान लो किसी को कमीशन साल भर का 20,000 मिलता होगा, छोटे मोटे एक आध पॉलिसी निकाल लिए, कुछ कुछ अच्छे होंगे 2-4 लाख का कमीशन लेते होंगे, कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिलता होगा। तो अगर अपन फॉरवर्ड चार्ज में इनको रखें, मान लो कि फॉरवर्ड चार्ज में रखें, तो क्या होगा कि अगर 10 लाख एजेंट्स है तो 8 से 9 लाख एजेंट तो रजिस्ट्रेशन के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम पे आ गए। तो जिनका कमीशन थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है वो तो बेचारे ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो गए। तो इतना सारा कमीशन मिला के सब एग्जेम्प्ट हो गया और वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेंगे। तो 10 लाख में से 8 लाख तो वो निकल गए। बाकी जो 2 लाख लोग बचे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर वाले होंगे, वो रजिस्ट्रेशन तो लेंगे और टैक्स भी भरेंगे। तो गवर्नमेंट को 2 लाख लोगों से डील करना पड़ेगा और वसूली करनी पड़ेगी टैक्स की। कोई भरेगा, कोई नहीं भरेगा, नोटिस दो, बुलाओ, देखो, कितनी झंझट, डिपार्टमेंट पे लोड कितना पड़ेगा। तो 8 लाख तो गायब हो गए, 2 लाख को सर्विस देने में प्रॉब्लम। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, सर्विस टैक्स से चला आ रहा है। चिदम्बरम थे फाइनेंस मिनिस्टर उस ज़माने में, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था रिवर्स चार्ज का। काफ़ी साल से चल रहा है, ठीक है, 93 से इनफैक्ट चल रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अब उन्होंने कहा कि काम करो कि ये जो लोग हैं 2003 मैं भी साल अचंभे में आ गया। 93 मैंने कैसे बोल दिया? 93 में तो मैं खुद CA नहीं बना था। आई बिकेम CA इन 1998, वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। खैर जो भी, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसको डाला और कहा कि ये जो 8 लाख एग्जेम्प्ट हो रहे थे ना, उनको टैक्सेबल कर दो। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ बताता हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगता। तो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो पूरा कमीशन इतने सारे एजेंट्स को मिला के महीने भर का इतना सारा कमीशन देते हैं, उनको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगता। दे हैव टू पे टैक्स फ्रॉम 1 रुपी कमीशन। 1 रुपया भी अगर वो कमीशन देंगे अपने एजेंट को तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो जो बेसिक एग्जेम्पशन, जो थ्रेशोल्ड लिमिट की हम बात करते हैं ना, वो RCM में, रिवर्स चार्ज में वो अवेलेबल नहीं होती। इसका मतलब कि वो चिल्लर जो एजेंट्स थे, जो थोड़ा बहुत कमीशन कमा रहे थे और वैसे तो टैक्सेबल लिमिट के नीचे थे, वो सारा कमीशन RCM में आने के बाद टैक्सेबल हो गया। एक फ़ायदा गवर्नमेंट को। दूसरा फ़ायदा ये कि इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दोज 2 लाख पीपल who were paying tax, they have to now deal with one person and that is LIC. तो डिपार्टमेंट के ऊपर लोड कितना कम हो गया सर्विसिंग का। एक आदमी से पूरा टैक्स वसूल करना है, कितना सिंपल। तो सीधे LIC को बोलेंगे भैया तुम बताओ महीने का कितना कमीशन दिया, उस पर GST निकाल के भर दो गवर्नमेंट को, फिनिश, सिंपल इज दैट। तो एजेंट के बदले टैक्स कौन भरेगा? जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो भरेगी। और यहाँ पे हालांकि मैंने एग्जाम्पल तो लाइफ इंश्योरेंस का लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसमें जनरल इंश्योरेंस भी कवर्ड है। उनके जो एजेंट्स होते हैं, जनरल इंश्योरेंस है ना, आपकी हाउस पॉलिसी, व्हीकल पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहाँ जो एजेंट्स है उनको भी रिवर्स चार्ज लगता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी उसी लाइंस पे है, यानी सेम लॉजिक पे है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय अ रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर्विस कौन दे रहा है? रिकवरी एजेंट। ये लोन रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं हज़ारों है, एक बैंक, रिकवरी एजेंट्स आर थाउजेंड्स। तो 1000 को एग्जाम कर दो और एक जो बैंक है, जो सर्विस रिसीवर है वैसे, उसको टैक्स लगा दो। तो ये सेम लॉजिक पे है, many to 1, सर्विस प्रोवाइडर्स आर थाउजेंड्स एंड सर्विस रिसीवर इज़ 1। तो जो एक है उसे वसूल कर लेते हैं ना, सीधा सीधा आसानी से हो जाएगा। तो ये जो बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC, उसको RCM में टैक्स भरना है।
द नेक्स्ट इज सर्विस बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। ये ओवरसीइंग कमिटी है, बस उसको नाम याद रखो, आरबीआई की कमिटी है, वो सर्विस देता है आरबीआई को, तो उसमें आरबीआई जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेंगे। देन सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, अंडरलाइन वेसल, बाजू में ऊपर में कहीं तो भी लिख दो शिप, शिप के लिए है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। एक शिप माल लेके आ रहा है यूएसए से इंडिया, ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है बाय वेसल, जो वहाँ से यहाँ लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस पर सर्विस दे कौन रहा है? देखो, पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है, ये जो पॉइंट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि सर्विस देने वाला कौन है? शिप। तो शिप का मालिक भी यूएसए का है और जिसको वो सर्विस दे रहा है वो भी यूएसए में रहता है। देखो, दोनों लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये पर्सन यानी कौन? शिप इंचार्ज, जो शिप का मालिक है, शिप ओनर, वो भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है, यानी कि यूएसए में रहता है। टू अ पर्सन, यानी सर्विस किसको मिली? लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी ही इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये भी यूएसए का है। तो आप कहोगे ऐसे कैसे? अरे हो सकता है ना, देखो, लेकिन माल कहाँ आ रहा है? इंडिया में, अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया। गुड्स इंडिया आ रहा है, शिप इंडिया आ रहा है, लेकिन शिप का मालिक फॉरेन का है और जिसको सर्विस दिया वो भी फॉरेन का है। कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो देखो, बहुत सिंपल है ये यूएसए, यहाँ पे एक शिपिंग कंपनी है, एबीसी शिप्स, ओके। अब ये सर्विस दे रहा है टू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, वो भी यूएसए का ही है, शिकागो, वो भी यूएसए का ही है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये इसके गुड्स जो है वो इंडिया आ रहे हैं, यानी ही इज एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू इंडिया। तो गुड्स जो है उसके वो इंडिया लाने का है, बॉम्बे आएंगे, ठीक है, तो दिस इज इंडिया, तो गुड्स इंडिया आ रहे हैं। अब ये गुड्स को भेजने के लिए ये जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम कुछ दे देते हैं, मिस्टर आर के। तो ये मिस्टर आर के जो है मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, उसने एबीसी शिपिंग कंपनी को हायर किया और कहा कि मेरा गुड्स है, आप लेके जाओ इंडिया और बताओ कितना भाड़ा होगा। तो उसका जो भी भाड़ा है वो डिसाइड हुआ, 10 लाख रुपीज़ या 10 लाख डॉलर जो भी है वो डिसाइड हुआ। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, है ना, ये रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हुआ, और ये शिप इंचार्ज जो एबीसी शिप्स, ये प्रोवाइडर यानी सप्लायर हुआ। तो सप्लायर भी इंडिया के बाहर का है, रेसिपिएंट भी इंडिया के बाहर का है, लेकिन गुड्स कहाँ पे आ रहा है? इंडिया में आ रहा है, शिप इंडिया आएगा, सर्विस इज गिवन अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया। तो इस पे टैक्स भरेगा कौन? रेसिपिएंट को लगाएंगे क्या? लेकिन रेसिपिएंट भी तो फॉरेन का ही है, तो वो कहाँ है कि इंडिया में टैक्स भरेगा? तो इस क्लॉज में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि यहाँ इंडिया में कोई इंपोर्टर होगा ना, जो इंडिया में गुड्स को बुला रहा है, तो ये जो इंपोर्टर है इसको टैक्स भरना पड़ेगा, ही इज लायबल टू पे टैक्स। जो इंपोर्टर है वो लायबल है टू पे टैक्स। तो इंपोर्टर थर्ड पार्टी एक्चुअली, ना तो वो सप्लायर है ना वो रेसिपिएंट है, ही इज़ अ थर्ड पार्टी, ही इज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, गुड्स उसको मिल रहा है, लेकिन ये जो इंपोर्टर है उसको गवर्नमेंट ने बोला कि यार तुम टैक्स पे करो क्योंकि तुम इंडिया में बैठे हो, तुमसे वसूली करना आसान है, तो यू आर मेड लायबल टू पे टैक्स। अंडरस्टूड? तो वो देखो दिया है, इंपोर्टर आरसीएम में लायबल कौन है? इंपोर्टर एज डिफाइंड अंडर कस्टम्स एक्ट। सेक्शन वेक्शन छोड़ दो, कोई काम के नहीं।
इंटरेस्टिंग। फिर अगले नंबर पे है ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये तो बहुत सिंपल है, कॉपीराइट जो अपन देते हैं कवर्ड अंडर सो एंड सो ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ये कोई काम का नहीं रहता है। रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, 4 कवर्ड है। लिटरेरी यानी मैं ऑथर हो गया, बुक राइटर। ड्रामेटिक यानी स्क्रिप्ट राइटर, ड्रामा स्क्रिप्ट जो लिखते हैं। म्यूजिकल यानी आप हो गए कोई भी म्यूजिशियन या रहमान। या फिर आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी किस्म का आर्ट वर्क अगर आपने डेवलप किया है और इसको यूज़ करने के लिए आपने किसी को दिया और उससे रॉयल्टी चार्ज कर रहे हो, तो वो जिसको आपने दिया है ही कैन बी अ पब्लिशर और अ म्यूज़िक कंपनी और अ प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म एक्सेट्रा, सो दे विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर RCM, टैक्स ऑन रॉयल्टी। तो जो रॉयल्टी ये पब्लिशर वगैरह पे करेंगे टू दी ऑथर, तो इस रॉयल्टी के ऊपर वो टैक्स पे करेंगे, GST। वेरी सिंपल। उसके बाद रेडियो टैक्सी वाला पॉइंट है। रेडियो टैक्सी और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये वही है ऊबर, ओला वगैरह। तो इसमें टैक्सी ड्राइवर जो है वो पे कर रहा है 20%, तो ये जो पर्सन है वो RCM में लायबल है, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वही लायबल होता है। देन सप्लाई ऑफ लॉटरी। सप्लाई ऑफ लॉटरी में है कि लॉटरी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है और सेलिंग एजेंट हैज़ द सेम मीनिंग, तो वो तो ठीक है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी जो है ये सर्विस दे रही है, क्योंकि वो लॉटरी निकालने का पावर देती है ना, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को। तो गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट को कि तुम लॉटरी को निकालो और रन करो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट जो होते हैं वो लायबल है अंडर RCM। तो लॉटरी की वैल्यू पे जो भी टैक्स आएगा वो ये लोग पे करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगा। दैट इज ऑल्सो सिंपल। उसके बाद में वो बैंक का जैसे हमने देखा था रिकवरी एजेंट, तो उसी तरह से बैंक के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स भी होते हैं। नहीं, आजकल आप लोगों को फ़ोन आता है, मेरे को तो रोज़ आते हैं 5-6 फ़ोन, अरे आपके नाम से लोन अप्रूव हो गया है, आपको सिर्फ फलाने डॉक्यूमेंट्स देने। फिर मैं पूछता हूँ लोन अप्रूव हो गया, मैंने अप्लाई कब किया? बोले नहीं अप्रूव हो गया है, आपको कुछ नहीं करने का, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं और आपको लोन मिल जाएगा। मैंने बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? तो बोलते हम बैंक से बोल रहे हैं। वो बैंक से नहीं बोलते, वो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं। बैंक क्या है कि इनको कमीशन बेसिस पे अपॉइंट कर देता है सेलिंग एजेंट्स, और कहता है कि तुम कस्टमर्स को ढूंढो, बकरों को पकड़ के लाओ, उनको काटो, हलाल करो, कमीशन लेके जाओ। यस। तो एक बार तो ऐसा फ़ोन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। दोपहर के टाइम में फ़ोन आता है, मैं उठा भी लेता हूँ। मॉर्निंग में तो देखो रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी रहता हूँ तो उठाता नहीं। दोपहर में कभी आया फ़ोन, एक बार आया था, मैंने उठाया तो वह लेडी थी एक, कहती है आपको लोन अप्रूव हो गया है, आप ले सकते हो। मैंने बोला कितना? बोले 20 लाख तक आपको अप्रूव्ड है। मैंने बोला कमाल है यार, 20 लाख अप्रूव्ड है। मैंने बोला कौन सा लोन है लेकिन आपका? बोले आप हाउसिंग लोन ले सकते हो, व्हीकल लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन भी मिलता है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला मेरे को एक लोन चाहिए, वो आप दे सकते क्या? तो वहाँ से बोलती है कि कौन सा चाहिए? मैंने बोला विजय माल्या लोन। तो वो भी 1 मिनट तक सोचती रही, बोले ये कौन सा लोन है, ऐसा तो लोन नहीं है हमारे पास। मैंने बोला नहीं होगा, विजय माल्या लोन आजकल बहुत फेमस चल रहा है, वो है क्या आपके पास? तो 2 मिनट सोचती है, पेपर कुछ देख रही होंगी, वो विजय माल्या लोन कहाँ है साले, हैं तो दिख नहीं रहा। बोले नहीं ऐसा लोन हमारे पास नहीं। मैंने बोला नहीं आप कंफर्म कीजिए, आपके मैनेजर से पूछिए, वो लिखा नहीं रहता मगर वो मिलता है, विजय माल्या लोन ख़ास लोगों को दिया जाता है। बोले अच्छा ऐसा है क्या, आप रुकिए मैं पूछ के बताती हूँ। वो सही बात बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो फ़ोन ऑन था, अब वो पीछे में पूछ भी रही है, मेरे को सुनाई दे रहा है उसमें। तो मैनेजर को बैठा हूँगा, उसको या तो दूसरे कॉल पे या आई डोंट नो, पीछे ही बैठा हूँगा, तो उसको पूछ रही है
कि अरे वो कस्टमर है, वो पूछ रहे हैं कि विजय माल्या लोन अवेलेबल है क्या हमारे पास। ये कौन सा लोन है? बोले पहली बार सुना मैंने। ऐसे 2 मिनट तक कुछ बातें हुई। अब वो पीछे से क्या बोल रहा था मेरे को कुछ खास सुनाई नहीं दिया, लेकिन हंसने की भी कुछ बातें, यानी ज़रूर उसको झापता हूँगा कि बेवकूफ़, तेरे को उल्लू बना रहा है कस्टमर। तो फिर उसने कहा नहीं साहब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, खट से फ़ोन बंद किया। इंटरेस्टिंग। विजय माल्या लोन यानी कौन सा लोन होता है? जिसको वापस नहीं करना पड़ता, लोन लो भाग लो। तो एनीवे, तो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से मेरे को याद आ गया, इसलिए मैंने आपको कहानी सुना दी। तो DSAs होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सप्लाइड बाई इंडिविजुअल, इसको अंडरलाइन करो, इंडिविजुअल DSAs, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन को उन्होंने अपॉइंट किया है। मिस्टर नायर को अपॉइंट किया, मिस्टर कन्हैया को किया, मिस्टर जोगेश्वर को किया, इंडिविजुअल। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप्स और LLPs, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप्स एंड LLPs, टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये वो होते हैं सर्विसेज गिवन। तो इस पे सर्विस देने वाला कौन है? देखो इंडिविजुअल DSA, फारूक हक इंडिविजुअल DSA एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप्स एंड LLPs। तो अदर देन जो बोला है ना, तो इसको देखो आप वहाँ पे मार्क करके लिख दो, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, FC फॉरवर्ड चार्ज। यानी अगर ये DSA कोई पार्टनरशिप फर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है या LLP है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यानी वो जो भी ये सर्विसेज बैंक को देंगे और बैंक से उनको कमीशन मिलेगा, तो उस कमीशन पे ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है DSA वही टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। लेकिन अगर इंडिविजुअल DSAs है, फारूक हक इंडिविजुअल DSA, अकेला, तन्हा, अलोन, सिंगल आदमी, तो फिर वहाँ पे ये जो बैंकिंग कंपनी है या NBFC वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल है और वो बैंक को दे रहा है, बैंक या NBFC, तो फिर ये बैंक या NBFC जो है ये टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है या LLP है, ये सर्विस दे रहा है किसी बैंक को या NBFC को, तो उसमें ये जो LLP वगैरह है वो टैक्स पे करेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। याद रखने का यहाँ सारी चीज़ें। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बराबर याद आना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट के 2 पॉइंट्स हैं, ये भी वही रहते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग कंपनी विच इज़ लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट है प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट्स भी होते हैं जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहे हैं, तो इसमें बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो लायबल है। अभी क्या है देखो समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे वो एजेंट्स है ना DSAs, लोन वगैरह में DSAs होते हैं, तो वैसे ही बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी रहते हैं बैंक्स के, वो अपॉइंट करते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, और फिर वो जो करस्पॉन्डेंट्स है वो फिर अपने एजेंट्स अपॉइंट करते हैं अंदर में टू गिव सर्विसेज। तो एजेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, तो उसमें जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है वो लायबल हो जाएंगे। सिमिलरली बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं जो डायरेक्टली बैंक को सर्विस देते हैं, तो उसमें बैंक लायबल है अंडर रिवर्स चार्ज। तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स का काम क्या है वो देखो, वो भी समझ लो, बहुत आसान होता है। गांव खेड़े में जहां बैंक अपना ब्रांच सेटअप नहीं कर सकता, लेकिन सर्विस तो देनी है, वहाँ भी तो लोग रहते हैं, सर्विसेज तो देनी है ना, तो ऐसे रूरल एरियाज़ में बैंक क्या करता है कि बिजनेस फैसिलिटेटर्स करके लोगों को अपॉइंट करता है। और इनका काम क्या है कि ऐसे रूरल एरियाज़ में जा के वहाँ के जो लोग हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरवा के लाना, उनके पैसे जमा करवाना, फिर लोन वगैरह चाहिए तो वो फॉर्म्स लेके जाना, साइन कराना, तो ये सारे जो प्रोसेसेस है वो बिजनेस फैसिलिटेटर्स रन करते हैं। तो वो बेचारे बिजनेस फैसिलिटेटर्स को उनका फीस मिलता है, दे आर नॉट एम्प्लॉयज़। हाँ, एम्प्लॉयज़ है तो फिर तो बाहर हो गए GST के, सो दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, दे वर्क ऑन कमीशन। तो वहाँ पे बैंकिंग कंपनी जो है सर्विस रिसीवर वो लायबल होता है।
फिर उसके बाद 18 नंबर में है सिक्योरिटी सर्विस, दैट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनेल, शेरा प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्रोवाइडेड किसको, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो वहाँ पे भी है कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो लाइबल है। फिर ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो लाइबल है। फॉर एग्जांपल कि एक सिक्योरिटी एजेंसी है, एक्स सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, और ये होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सो दिस मे बी अ फर्म, इट मे बी अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, ठीक है, ऐसा कोई तो भी है ये। और ये सर्विस दे रहा है किसको, एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल फारूका क्लासेस, तो फारूका क्लासेस को गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, आजकल कोई भी बिज़नेस को गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमको भी गार्ड्स की ज़रूरत है। 4-5 गार्ड्स हमने लगा के रखे, बच्चे तूफ़ान करते हैं सीए के क्लासेस के अंदर, उधम मस्ती करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गार्ड्स रखे हमने। तो ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो हमको 5 गार्ड्स प्रोवाइड करता है, तो इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और हमको यानी फारूका क्लासेस को टैक्स का पेमेंट करने का है। लेकिन अगर यही अनरजिस्टर्ड पर्सन को देंगे कोई भी गार्ड सर्विस, तो फिर वहाँ पे जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन में कौन आएगा, फारूका क्लासेस तो रजिस्टर्ड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सोनाक्षी सिन्हा, आपको उसके पास काम धंधा तो है नहीं, तो उसको कोई फिल्म से फ़ीस वगैरह भी मिलती नहीं है, गरीब है बेचारी, और टैक्सेबल टर्नओवर के नीचे है उसका, शी इज़ अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम्पल में, हाँ, बेचारी को काम मिलता भी होगा, आई डोंट नो। लेकिन गार्ड्स की तो ज़रूरत उसको भी है ना। आप कहोगे बिहारी है तो उसको गार्ड की ज़रूरत क्या है, वो खुद काफ़ी तंदुरुस्त है, लेकिन जो भी है गार्ड की ज़रूरत है। तो उसने भी गार्ड रखे, तीन गार्ड। तो ऐसे केस में प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन, एंड बट शी इज़ अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ टैक्स कौन पे करेगा, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो जो एजेंसी है वही टैक्स पे करेगी। और इसके अलावा और एक पॉइंट याद रखो कि अगर ये एजेंसी ही बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी एक कंपनी है और वो सर्विस एफएचसी को दे रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो कंपनी है वही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी, फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसे यहाँ लिखा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। फिर उसमें एक्सेप्शन भी है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू ए, यानी 1A, अ डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज which has taken registration under the Central Goods and Services Tax Act only for the purpose of deducting tax at source, TDS। ऐसा हमने एक एक्सेप्शन पहले भी देखा था। तो ये क्या है, इसको TDS रजिस्ट्रेशन कहते हैं। बट अदरवाइज दे आर नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी इसके अलावा कोई गुड्स या सर्विस वो सप्लाई नहीं करते, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ TDS काटने के लिए वो रजिस्टर हुए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना, रजिस्टर्ड पर्सन, तो गवर्नमेंट को भी तो गार्ड्स लगते हैं ना, गवर्नमेंट को भी गार्ड्स लगते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये नहीं, यानी ये जो सब लोग हैं यहाँ, इन्होंने 5-6 गार्ड्स हायर किए, ठीक है, गार्ड सर्विसेज उन्होंने हायर की, तो क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो क्या रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो बोलते कि भाई हम कोई टैक्स पेमेंट करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ TDS काटने का हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, TDS काट के भरने का, इसलिए हमको रजिस्ट्रेशन लगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या उनको हम RCM में कवर करेंगे, तो आंसर है नो, तो वो एक्सेप्शन दिया है, उनको कवर नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ अगर वो TDS की वजह से रजिस्टर हुए हैं तो। लेकिन हाँ, अगर वो टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करते हैं और पेमेंट भी करते हैं इसलिए रजिस्टर्ड है, सो देन RCM वुड अप्लाई। और दूसरा एक्सेप्शन है रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग टैक्स पे करते हैं
उनको भी इस क्लॉज में, ये जो 18 नंबर का क्लॉज हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर उनको RCM नहीं लगेगा. दे आर रजिस्टर्ड बिकॉज दे आर पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. ठीक है, सेक्शन 10. तो इतने क्लॉजेस है पूरे, 4-5 बार अच्छे से पढ़ के रखना है. इस पे 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स तक का वेटेज का क्वेश्चन आ सकता है. मेन प्रॉब्लम जो आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें भी एक आध पॉइंट इसके अंदर से डाल देंगे. कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, मगर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइंड आउट दी GST पेएबल, उसमें दे देते हैं कि फलाना आदमी है, उसने इतने सारे सर्विसेज दिए और इतने लिए भी, कुछ कुछ दिए हैं, कुछ कुछ लिए हैं, तो उसका टैक्स निकालो. तो ऐसे क्वेश्चन में रिवर्स चार्ज का भी एक आध पॉइंट उसके अंदर होता है. 2-3 मार्क का वेटेज होता है उसमें, और ऐसे 1-2 जगह पे रहेंगे तो टोटल 4-5 मार्क्स कवर हो जाएंगे. तो आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा कि अगर मैं सप्लायर हूँ लेकिन ये रिवर्स चार्ज में है तो फिर मैं टैक्स पे नहीं करूँगा, तो मेरे टर्नओवर से माइनस कर दूँगा. ठीक है, और अगर मैं रिसिपिएंट हूँ और रिवर्स चार्ज लग रहा है तो मेरे को टैक्स पे करना है, तो फिर मैं उसको टर्नओवर में ऐड करके उस पर टैक्स पे करूँगा. आ रहे समझ? तो या तो हमको माइनस करना पड़ेगा या हमें ऐड करना पड़ेगा, दो में से कोई भी एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो उसके लिए मालूम होना चाहिए कि रिवर्स चार्ज लगता है कि नहीं लगता. ठीक है, तो वो बहुत डिटेल नहीं है, पढ़ाना आसान है, याद रखना बड़ा मुश्किल है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ. इसलिए इसको अच्छे से याद रखो, कहाँ पे कौन कवर्ड है, बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स है. कहीं पे सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है, कहीं ये है, कहीं वो है, कहीं रजिस्टर्ड पर्सन यूज़ करता है वर्ड, कहीं बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज्ड है. तो ये सारे फाइन पॉइंट्स है, इसको बहुत अच्छे से कम 8-10 बार विद प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन ऑफ वर्ड्स पढ़ने का है. प्रॉपर फोकस ऑन वर्ड्स, कौन कवर्ड है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, हु इज़ द सप्लायर, हु इज़ द रिसिपिएंट. अच्छे से पढ़ो. ठीक है, वेरी गुड.